इस वक्त की खास खबरों पर हम नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करेंगे संसद की। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज फिर अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसों पर सरकार को घेर सकती है। तो बता दें आपको कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। वहीं एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 भी बदला जा सकता है। सरकार को घेरने की भी तैयारी विपक्ष कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन आज है। तो अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा से, चलिए आपको दिखाते हैं। 50-60-100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायरडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है। समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की। उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ऑनरेबल मेंबर जी, मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में वलसाड़ जो रेलवे स्टेशन हमारे वलसाड़ लोकसभा में सबसे बड़ा है, वहां से वंदे भारत ट्रेन चालू करने की कोई फ्यूचर में हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो मुंबई से अहमदाबाद की 2 वंदे भारत ट्रेन हैं, वो दोनों को दोनों वलसाड़ को टच करके आती है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो माननीय सांसद महोदय मेरे से मिलके उसमें और व्यवस्था कर सकते हैं। माननीय मनोज तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का बहुत ही विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे दिल्ली को 2009 से 2014 तक एवरेज 96 करोड़ का बजट होता था। इस बार इन्होंने 2582 करोड़ का बजट दिया है। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, अच्छा काम हो रहा है तो और कुछ चाहते हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी योजना या सर्वे हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल होते बुलेट ट्रेन चलाने की कोई योजना हो, तो मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उसकी जानकारी मिले। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए अभी ये पूरे के पूरे बुलेट की पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में कैसे आत्मसात करें, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सभी पूरे देश को बताना चाहूँगा, माननीय सांसदों को भी बताना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें बुलेट ट्रेन के डिज़ाइन की जो शुरू में बाहर से सीखने की आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गर्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज उस क्रेन का डिज़ाइन पूरा का पूरा भारत में, आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। इसी तरह से कई और उसमें एलिमेंट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अभी सारा का सारा फोकस है, पहले पूरी टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें और भारत के जो इंजीनियर्स का गौरव है
गौरव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत के माध्यम से एक गौरवशाली स्थान दिलाया, एक आत्मनिर्भर बनने का एक माध्यम बनाया, उसी भावना से बुलेट ट्रेन में भी हम पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सके, उसको आत्मसात कर सके, उसको भारत में डेवलप कर सके, उस पर फोकस है। माननीय श्री रविंदर वाइकर, धन्यवाद, मुझे आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जो कोंकण रेल चलती है, जो आज भी सिंगल ट्रैक पर है, उसके कारण बारिश जैसे मौसम में कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है। कोंकण रेल द्वारा रेलवे बोर्ड को 350 किलोमीटर के ट्रैक डबलिंग का आवेदन भी दिया गया था, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है। मंत्री महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कोंकण रेलवे के महत्व को देखते हुए सरकार इसको डबलिंग ट्रैक में कन्वर्ट करने का निर्णय कब तक लेगी, जिससे कि इस रूट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला के बीच की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो। माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष जी, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार, इन 5 सरकारों का एक ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे काम, महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोंकण रेलवे मुंबई से लेके ऑल द वे अप टू मैंगलोर से भी नीचे केरल तक जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पूरे के पूरे वेस्टर्न कोंकण क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें इन 5 की 5 सरकारों को मिल के इसमें डबलिंग का काम है, सुरंग का जो टनल का एक्सपेंशन करना उसका काम है, ट्रैक को पूरा का पूरा रिप्लेस करने का काम है। उन 5 की 5 सरकारों को मिलके काम करना है। मैं माननीय सांसद महोदय से निश्चित तौर पे डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाए, वो उस पर उसकी व्यवस्था करें। श्री मणिकम टेगोर बोलना चाहते हैं? नो। गुरमीत सिंह गिल, नो। क्वेश्चन नंबर 122, श्री विजय बघेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 122। A statement is laid on the table of the House, sir. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जानकारी दी है और माननीय अध्यक्ष जी के मंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से एक संचार क्रांति में रफ्तार आई है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। मगर जो गाँव में इंटरनेट की स्थिति है, वर्तमान में मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 60% ग्राम पंचायत में ही इंटरनेट चल रही है, 40% में इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। चलिए, लोकसभा की कार्यवाही देख रहे थे आप और अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर अपडेट देंगे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में आईएएस कोचिंग हादसे की सुनवाई आज होनी है। बता दें कि याचिका में जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग हुई है। वहीं जस्टिस मनमोहन तुषार राव की पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। वहीं बता दें कि कुटुंब नामक संगठन ने दायर की है ये याचिका। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी। वहीं कुटुंब नामक संगठन ने ये जनहित याचिका दायर की है। वहीं राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि इस संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट की माने तो ये तथ्य भी सामने आया है कि संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी।
हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? याचिका दायर की गई है, यहाँ पर आरोप दिया जा रहा है संस्थान को कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक करने में ये जिम्मेदार है और इस पूरे इंस्टीट्यूट में कहीं भी बचाव या फिर सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो क्या ये मुख्य आधार बनेगा कोर्ट में? निम्मी, मैं आपको पहले दिल्ली का जो सिस्टम है वो पूरी खराब हो चुका है और ठीक बात से चल रही है। कहीं ना कहीं इस दिल्ली सरकार का एक बहुत है इसको आगे इस को आगे आने का, क्योंकि देखिए पिछले साल अगस्त की बात है, अगस्त में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात करी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइल वहीं दब गई और आज देखिए 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम साफ करने की जो बात थी ये कहीं ना कहीं वहीं पर रोक दी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और आपको बता दें कि देखिए जो कोचिंग सेंटर का के सामने जो कोचिंग सेंटर का बेसमेंट था उसको ना तोड़कर सामने जो नाला था उसको तोड़ा गया। देखिए ये भी इसमें भी एक बहुत बड़ा ये है कि जो कोचिंग का जो बेसमेंट था उसमें मार्बल भरकर जो है वहां पर एक रैंप बना दिया गया था। और अगर आप राजेंद्र नगर जाएंगे या फिर जाएंगे देखेंगे तो जो लाइन से नाला बना हुआ है वो नाला उसके अंदर मार्बल भरकर उस नाले को बंद कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण था कि सड़क पर सारा पानी भरा और सिर्फ एक गाड़ी जाने की वजह से थोड़ा सा पानी अंदर गया और जितना भी रोड पर पानी था एकदम से उस बेसमेंट में चला गया। सूरज जी, जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉकेज की बात आ रही है, इस पर 2 लोगों पर सरासर जो है उंगली उठ रही है। एक जो कोचिंग संस्थान है उस पर तो उंगली उठ ही रही है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार साबित हो रही है। तो कोर्ट में अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में इस मामले को किस तरीके से देखा जाएगा? जो याचिका दायर की गई है उस पर क्या कुछ सुनवाई होगी आज और क्या कुछ अपडेट है? देखिए निम्मी, कहीं ना कहीं जो बेसमेंट था वो इलीगल था, लेकिन बेसमेंट से ध्यान भटका कर ये ड्रेनेज सिस्टम पर जा रहा है। देखिए दोनों ड्रेनेज सिस्टम भी जरूरी है और जो बेसमेंट पूरी दिल्ली में अवैध तरीके से बनाए जाते हैं, हर कॉलोनी हर इलाके में देखा जाए तो जितने भी अभी हाल ही में आपने सुना कि जो दृष्टि इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है उसमें भी बेसमेंट में बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले तो ये लाइसेंस लेते हैं बेसमेंट का, इसको जो है स्टोरेज बनाए स्टोर रूम बनाएंगे, लेकिन बाद में इसको लाइब्रेरी बना देते हैं और जब बच्चों की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चों को अंदर पढ़ाने भी लगते हैं। तो देख फिर राजेंद्र नगर की बात करें या करोल बाग की बात करें या राजौरी गार्डन की बात करें, यहाँ जितने भी कोचिंग सेंटर हैं यहाँ पर बेसमेंट है। टारगेट हो गया, आकाश हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बेसमेंट में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं बेसमेंट से इस मुद्दे को भटकाकर ड्रेनेज सिस्टम पर लाया जा रहा है, ये भी अपने आप में जरूरी है। लेकिन सवाल ये देखिए जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, रिपोर्ट में बेसमेंट का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम और दिल्ली के जो मंत्री हैं जो रुकावट के कारण बने हैं सिस्टम में, बिल्कुल बात कही। ठीक है सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सवाल तो है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है ये मुख्य मुद्दा बना हुआ है, बल्कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इसका कोई मुद्दा कोई जिक्र याचिका में नहीं दायर किया गया है। और कोचिंग सेंटर का जो मामला है वो और भी बढ़ता चला जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे बरसात के पानी में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर के साथ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर अचानक गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची और जब मौके पर पहुंचकर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को फायर एनओसी नहीं मिली तो उन्होंने गुरु कृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। तो देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लापरवाही को देखते हुए जो है कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौके पर जब निरीक्षण किया गया, जब मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर इंस्टीट्यूट में पहुंची, कोचिंग सेंटर में पहुंची और अचानक वहां पर निरीक्षण करने में पाया गया कि मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि फायर एनओसी नहीं मिली और उन्होंने तुरंत ही कोचिंग को सील कर दिया। तो यहां पर कोचिंग संस्थान के लापरवाही पर, उनके इंतजाम पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
बता दें आपको कि दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जयपुर प्रशासन अलर्ट हो गई है। जयपुर के 2 कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया है। बता दें कि जयपुर के गुरु कृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को बंद किया गया है। सेंटर में आग से बचाव के लिए एनओसी नहीं पाया गया, इसकी वजह से 2 कोचिंग सेंटर जो हैं वो सील कर दिए गए। आपको बता दें दिल्ली के बाद अब देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कि एक-एक कर कोचिंग सेंटर पर लगाम कसने में पड़े हैं और कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर कई कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोचिंग सेंटर से ही जुड़ी एक और खबर आप तक पहुंचाएंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन। आपको बता दें अब दिल्ली कोचिंग सेंटर के इस हादसे के बाद हर कोई अलर्ट हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है और उन्होंने एक्शन लिया है। इंदौर में 17 इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया गया, 13 लाइब्रेरी, 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। जी हाँ, नियम के विरुद्ध चल रहे थे ये संस्थान, ये पाया गया। और दिल्ली के कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में जलभराव के कारण हुई 3 छात्रों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड पे है। बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश के बाद इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के निरीक्षण के आदेश दिए थे। मंगलवार को एसडीएम घनश्याम धननगर और जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने गीता भवन और भंवर कुआं और इंद्रपुरी क्षेत्र में चल रही कई कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया और जो संस्थान नियम के विरुद्ध चल रही थी उन्हें सील कर दिया गया। बता दें कि कुल 17 संस्थानों पर कार्रवाई की गई। मां शारदा लाइब्रेरी, ज्ञान पंख लाइब्रेरी और अभ्यास लाइब्रेरी का संचालन बेसमेंट में हो रहा था। इनमें आने जाने का एक ही रास्ता था और स्कॉलर्स करियर अकादमी का क्लास रूम भी बेसमेंट में चल रहा था। तो चलिए आपको बता दें अब इसी खबर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं राम शर्मा। तो चलिए अब हम राम शर्मा जी के पास चलेंगे जो कि ब्यूरो चीफ है मध्य प्रदेश से। जानना चाहेंगे राम जी के इस पूरे मामले पर 17 संस्थानों पर कार्रवाई हुई है जिनमें से कई को सील भी कर दिया गया है। इस पूरे निरीक्षण में क्या कुछ पाया गया है, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर से क्या क्या खुलासा सामने आया है? देखिए, बीते दिनों दिल्ली की जो घटना थी वो बड़ी हृदय विदारक थी। वहाँ 3 छात्रों की मौत हुई थी दिल्ली में। उसके बाद पूरे देश भर में जो अलग अलग सरकारें हैं राज्यों की, उन सभी का उस ओर ध्यान गया कि कहीं ना कहीं बड़ी कोताही होती है, लापरवाही होती है और उसकी जो परिणति है वो यहाँ तक आ जाती है कि किसी छात्र की मौत हो जाती है। ये बड़ा संवेदनशीलता का विषय है और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस पूरे मामले को बड़ी संजीदा से, बड़ी गंभीरता से लिया और बीते सोमवार को उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में मध्य प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों के ऊपर एक समीक्षा बैठक ली, अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे बातचीत की थी और निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश भर के जो बड़े शहर हैं जहां कोचिंग क्लासेस चलती हैं उनकी पूरी स्थिति की जांच की जाए और उसका एक ब्यौरा और एक खाका तैयार किया जाए और उसके बंद करने की, उन्हें सील करने की व्यापक तैयारी की जाए, कार्रवाई की जाए। फिर उस दिशा में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 60 ठिकानों पर बीते कल छापा मारा गया। 17 जगहों पर इंदौर में छापा मारा गया और 3 जो जगह हैं वो ग्वालियर की थी। तो भोपाल, इंदौर और ग्वालियर 3 ठिकानों। राम जी आप इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने रहे और हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में लाइब्रेरी, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर जो कार्रवाई की गई, अब इसके बाद मध्य प्रदेश जो है वो एक्शन मोड पर है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने 17 संस्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इसके बाद इस निरीक्षण में पाया गया कि कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि बेसमेंट में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं और आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश के बाद इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के निरीक्षण के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे जहां की ताबड़तोड़ निरीक्षण किया गया, छापेमारी की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के निरीक्षण के आदेश दिए। बता दें कि मंगलवार को एसडीएम, जिला प्रशासन, नगर निगम सहित टीम ने गीता भवन और कई जगहों पर संस्थानों का निरीक्षण किया।
तो चलिए अब यहां से हम आपको लिए चलते हैं। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, केजरीवाल। तो आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है केजरीवाल के मामले को लेकर। कोर्ट ने, ईडी ने जो मुकदमा किया है उस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि आज केजरीवाल को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें जो है वो और बढ़ती नजर आएंगी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होगी।